दोस्तों इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला, कुआं की गहराई ज्ञात करना, दूसरा वृक्ष की ऊंचाई नापना। दोनों टॉपिक के ऊपर जो है बारीकी से हम चर्चा करेंगे, पूरा कंसेप्ट बताएंगे, एकदम समझ में आपको आ जाएगा। देखिए जमीन के नापी जोखी में हालांकि आपको इस तरह के मंजर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप ये सब सीखते हैं तो आपको जो है एक बेसिक समझ उत्पन्न होगी। और इस तरह का मामला अगर कहीं पर आपको मिल भी जाता है तो उससे आप आसानी से निपट लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपको जो है एक्सेलरेट करेगा ये सारा टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो ओके। और देखना भी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई बिना डूबे हुए, बिना फीता को जो है कुआं में गिराए हुए कुआं का गहराई हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर वृक्ष का ऊंचाई नापना हो, ठीक है, बिना उस पर चढ़े हुए तो कैसे नापेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, कुआं की गहराई ज्ञात करना। तो यहाँ पर दोस्तों एक कुआं हम बनाते हैं सिंपली। ओके, देखिए दोस्तों ये कुआं है। कुआं किस आकृति का होता है, बेलनाकार आकृति का, बेलनाकार आकृति का होता है। ये देखिए कुआं है। अब कुआं का ये ऊपरी सतह है, ठीक है। अभी कुआं नीचे ना रहेगा भाई, ऐसा कि कुआं जो है डब्बा ऐसा ऊपर रहेगा तो पानी उसमें आएगा क्यों, वो तो फिर टैंक बन जाएगा क्या। ये मिट्टी के नीचे ओके, हम लोग देखिए इसमें रहेंगे ऊपर में। और इसी कुआं का दोस्तों यहां पर हमें गहराई ज्ञात करना है। इसमें कुछ पानी भी है, क्या है, पानी भी है। सपोज कीजिए कि इतना पानी है, इसमें सूखा भी हो सकता है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हमें जो है यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो है गहराई पता करना है। देखिए जब भी आप जो है बिना डूबे हुए, अगर आप बिना फीता को डुबाए हुए, बिना चेन को डुबाए हुए अगर आप इसका गहराई पता करना चाह रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप जो है जहां तक देखेंगे वहीं, क्योंकि भाई अगर पानी जो है पूरा सादा ना रहे, मतलब अगर आप आर पार ना देख पा रहे हैं हो तो भाई आप यहीं तक आप ज्ञात कर पाएंगे। अगर पानी के अंदर भी आप देख पा रहे हैं पूरा अंदर तक, ठीक है, तो यहां तक का भी जो है सर्राफ ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम बता रहे हैं कि भाई जो पानी का जो ऊपरी सतह है वहां से लेकर के कितना गहराई है उसको कैसे नापेंगे, वो समझ जाते हैं तो यहां से यहां तक भी समझ जाएंगे। लेकिन वो गहराई दिखना चाहिए, पानी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वही गंदा पानी रहेगा, ठीक है, और बहुत गहरा कुआं है, पूरा अंधकार है तो फिर दिक्कत करेगा। चलिए खैर, अब दोस्तों यहां पर देखिए चबूतरा वगैरह बना हुआ है। मान के चलिए यहां पर समतल भूमि है, क्या है, यहां पर समतल भूमि है कुछ इस तरह से। ओके, येलो 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 लाइन से हम दिखाते हैं इस चीज को। चलिए दोस्तों, ये जो है समतल भूमि है। यहां पर जो है एक आदमी को हम खड़ा किए, एक आदमी को मैंने यहां पर क्या किया, खड़ा किया, और इस आदमी को मैंने नाम दे दिया ए बी। ओके, यहां पर एक पॉइंट है, कुआं का जो किनारा है उसको हम नाम दे दिए सी, और इसको हम नाम दे दिए डी। ओके, और यहां से यहां तक इस पॉइंट का नाम हम दे दिए ई। तो हमको डी का वैल्यू चाहिए, डी का कैसे होगा। ये जो आदमी, ओह सॉरी, ये जो आदमी खड़ा है दोस्तों ए बी, ओके, वो क्या करेगा कि भाई एडजस्ट होगा, एडजस्ट उस आधार पर होगा कि भाई ये वाला जो बिंदु ई है यहां पर, ये जो पानी का जो ऊपरी सतह है, जो यहां पर कॉर्नर है, वो केवल दिखे, पूरा पानी नहीं देखना है उसको, ठीक है, एकदम ये वाला बिंदु, केवल ये वाला जो है कोना दिखना चाहिए। तो उस अनुसार जो है ये ए बी जो है इधर उधर मूव करेगा। सपोज कीजिए कि भाई ए बी जो है जब यहां पर आया तो यहां से जो है उसको ये वाला सतह दिख रहा है। यहां पर इसको हम लाइनिंग के मदद से थोड़ा देख लेते हैं कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। एक्चुअल में नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको थोड़ा ए बी को जो है, ए बी को और नज़दीक आना होगा। तो चलिए नज़दीक उसको ला भी देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, ए बी को क्या करेंगे, हम नज़दीक लाएंगे। कहाँ गया भाई ए बी, आ जाए इधर, स्वागत है आपका यहाँ पर। ये देखिए ए बी को हम ला दिए, उसके बाद बी को भी यहाँ पर। ओके, क्योंकि किनारा दिखना चाहिए, ज़्यादा पीछे चले जाएगा तो किनारा नहीं दिखेगा, इधर वाला पोर्शन दिखेगा, और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा भाई तो ये वाला भी उस पानी का जो सतह है इधर भी दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमको उधर नहीं देखना, केवल ये देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है।
ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है कुल मिलाकर के, और दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल यहां पर ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। अभी यहां पर देखिए कुआं तो बेलनाकार आकृति का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि भाई ये AB एक लाइन हुआ, ये BC एक लाइन हुआ, ठीक है, और एक लाइन ये ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल तो ये हुआ और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, C से D मिलाएं, ठीक है, ये क्या हो गया, CD एक्चुअली क्या है, यहाँ पर व्यास है, ओके, कुआं का व्यास। फिर D से लेकर के E तक ये क्या है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। हालांकि ये भी एक और ट्रायंगल बन रहा है इसी के एकदम पूरा समरूप, ओके, मतलब सर्वांगसम, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, हमको ये वाला गहराई ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा वही एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक होगा, तो आपको चिंता नहीं करना, ओके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए आदमी कभी भी खड़ा होता है सीधा खड़ा होता है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, ओके, और यहाँ पर कुआं भी जो है ये 90 डिग्री एंगल के साथ होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज दो बन रहे हैं, वो भी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये वाला भी बन रहा है, वो भी समकोण, लेकिन इसका भी हम यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यही दोनों त्रिभुज को दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो त्रिभुज में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है देख सकते हैं कि वे प्रतिच्छेद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब दो लाइन जब ऐसे करके प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने वाला कोण जो है बराबर होता है, जिसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जा रहा है, ओके। अब देखिए यहां पर क्या मामला आता है, लिखेंगे त्रिभुज, यहां पर दो त्रिभुज, पहले जो है हम यहां पर बड़ा त्रिभुज लिखते हैं DCE या फिर CDE, त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज ABC में, ABC में क्या क्या है भाई, इसमें कोण CDE, कोण CDE बराबर हो जा रहा है कोण ABC, ठीक है, कोण ABC, और ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, तो दोनों बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्लियर। फिर दोस्तों यहां पर ये सम्मुख कोण है, ये DCE साथ में ACB, ओके, तो यहां पर कोण हो जाएगा DCE बराबर हो जाएगा कोण ACB। कौन से कोण है, सम्मुख कोण, ओके। जब दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो भाई तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, यानी ये वाला भी कोण जो है, ये वाला कोण ये इसके बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। इसीलिए क्योंकि भाई ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला परस्पर बराबर है, तो ये वाला भी बराबर होगा क्योंकि भाई 180 डिग्री होना ही है, ओके। चलिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो भी एंगल बराबर हो गया। तो यहां पर दोस्तों लिख देते हैं कोण क्या चीज, ये भी लिख देते हैं DEC, कोण DEC बराबर हो जाएगा कोण CAB, ओके। ये क्या है, ये भी बराबर हो जा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के अगर ये वाला नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता, तो यहां पर हम लिख सकते हैं A या फिर डबल A भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो A समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के उनके जो संगत कोण हैं एक दूसरे के बराबर हो तो फिर वो समरूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। सर्वांगसम अलग चीज है, सर्वांगसम में सभी अंग समान होंगे, यानी भुजा वगैरह भी समान होगा, लेकिन यहां पर भुजा वगैरह समान की बात नहीं है, समरूप है, यानी एक जैसा देखने में एकदम लगेंगे, क्लियर। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। चलिए, अब जब समरूप हो जाते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि भाई इनके जो संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है कुल मिलाकर के। अब देखिए यहां पर ये जो भुजा है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं DC, ठीक है, ये DC बटा में, अब DC के बटा में क्या लिखें, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये वाला जो सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण के साथ ये भी अटैच है, ये भी अटैच है,
नहीं समझे? ये वाला जो लाइन है भाई 90 डिग्री और ये सम्मुख कोण, तो यहां पर भी ये 90 डिग्री सम्मुख कोण, यानी कुल मिलाकर के यहां पर BC हमको लेना है, यानी कि DC बटा BC बराबर में हो जाएगा। तो यहां पर भाई ये बड़ा त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा ये वाला DE डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, क्या हो जाएगा? AB। और फिर बराबर इधर भी आप लिख सकते हैं EC बटा में CA, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका काम नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इतना ही से मेरा काम बन जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको यहां पर जो है DC का वैल्यू तो पता रहेगा, आप ऊपर से नाप सकते हैं DC का वैल्यू, तो DC मुझे पता है, BC भी आपको पता हो जाएगा। ये जो BC है कि भाई कुआं के किनारे से आप कितना दूरी हटे हैं, वो भी वहां पर आप नाप लेंगे, वो धरातल का चीज है। ओके, साथ में दोस्तों आप AB को भी नाप लेंगे। आपका जो हाइट होगा, यानी जहां पर आप खड़ा हैं समतल सतह पर, ठीक है, वहां से लेकर के आपके आंख तक का ऊंचाई, हाइट का मतलब माथा नहीं लेना है, ओके, क्योंकि यहां पर आप आंख से ही देख रहे हैं तो आंख तक का ऊंचाई लेना है। तो इस तरह से अगर मान के चलिए 4 अगर वेरिएबल हो किसी इक्वेशन में और 3 का वैल्यू हमको पता हो तो चौथा का निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कुल मिलाकर के दोस्तों DE बराबर में क्या हो जाएगा? ये AB इधर गुना में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के DC डिवाइडेड बाय BC इंटू में क्या हो जाएगा? AB। यही फॉर्मूला के लिए हम इतना देरी से आपको समझा रहे थे। ओके, ड्राइव कर दिए। अब इसी का जो है हम मतलब कि पूरा एक बार में फॉर्मूला में जो है सेंटेंस में अगर लिखेंगे तो D मतलब कुआं की गहराई, तो यहां पर हम लिखेंगे कुआं की गहराई बराबर में, तो कुआं की गहराई बराबर में ऊपर में क्या है? DC, तो DC क्या है? कुआं का व्यास है, तो यहां पर लिखेंगे कुआं का व्यास, फिर डिवाइड गुना में फिर AB है, तो यहां गुना कर देंगे AB क्या है? व्यक्ति का ऊंचाई, व्यक्ति का आंख तक ऊंचाई, आंख तक ऊंचाई, नहीं तो ऊंचाई का मतलब आप सीधे यहां तक समझ लीजिएगा। फिर डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय BC है, तो इसको हम यहां पर डिवाइडेड बाय लगाएंगे, और BC का मतलब क्या है? कहां गया? B से C, यानी कि कुआं के किनारा से हटी हुई दूरी, कुआं के किनारे से हटी हुई दूरी। तो दोस्तों ये फाइनली जो है अल्टीमेटली हमको फार्मूला मिलता है। अगर आप डेरिवेशन को ध्यान देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो भी ठीक है, डायरेक्ट इसको भी आप चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। ओके, कि कुआं की गहराई जो है, कुआं का जो भी व्यास होगा उसको लेंगे, उसको गुना कर देंगे व्यक्ति का आंख तक का ऊंचाई को, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे कुआं के किनारे से हटी हुई दूरी, यानी कि इस BC से, तो निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए कुआं है, एक यहां पर एक कुआं लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, ये धरातल है मेरा। ओके, अब यहाँ पर एक व्यक्ति है खड़ा, इसका ऊंचाई मान के चलिए 5 फीट 5 इंची, मतलब 6 इंची है, यानी कि 5.5 फीट हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक वो हटता है, वो दूरी मान के चलिए कि 4 फीट है। कितना है? 4 फीट है। कुआं का व्यास हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 15 फीट हम मान लेते हैं। तो कुआं का व्यास जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर कुआं का व्यास ज्ञात करना हो, ठीक है, तो कुआं के एक तरफ, इस तरफ आप फीता को पकड़िए, किनारा इधर पकड़िए, और फीता को जो है आप रोटेट करने का प्रयास कीजिए। जहां पर आपको मैक्सिमम दूरी मिलेगा, मैक्सिमम दूरी जो मिलेगा, ठीक है, वही क्या होगा? व्यास होगा। तो एकदम आसानी से आप ज्ञात कर लीजिएगा। या फिर जो है सरकमफेरेंस को नाप करके चारों तरफ, फिर जो है सरकमफेरेंस बराबर 2πr होता है, उसके माध्यम से भी रेडियस को निकालिएगा, रेडियस निकाल करके 2 से गुना कीजिएगा तो व्यास निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये व्यास 15 फीट है, ये 4 फीट है। अगर इतना 3 चीज आपको पता हो गया दोस्तों, बस कुआं का गहराई निकल जाएगा। ठीक है, तो कुआं की गहराई बराबर में क्या हो जाएगा? कुआं का व्यास कितना है? 15 फीट है, गुना में कुआं का व्यास, साथ में आंख तक का ऊंचाई चाहिए। ठीक है, आंख तक का ऊंचाई कितना है?
5.5 5.5 लेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे क्या चीज़, हटी हुई दूरी, ठीक है, कितना है 4 फीट है, ठीक है। अब इसको जो है कैलकुलेट कीजिए, 15×5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15×5 = 75, 75 और 7 82, ठीक है। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर काट सकते हैं, दशमलव को अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, यानी 825 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, 4 से काटिए, ठीक है, फिर दशमलव बैठा देंगे, हालांकि उस तरह डायरेक्ट भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 0, 4 छक 24, फिर 1 बचेगा, ठीक है, फिर दशमलव बैठाएंगे, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा 0, फिर 4 5 20, इतना आया। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 20 दशमलव कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, इतना फीट, यानी कुआं की गहराई है कितना 20 फीट, 20 फीट, और दशमलव में 625 आया है, दशमलव में 625 आया है, इसको आप 12 से गुना करें, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बरछक 72 मोटा मोटी मानी, यानी वही 7.5 इंच, ओके। तो 7 इंच यहाँ पर मोटा मोटी हम लिख देते हैं, यानी कि कुआं का जो गहराई है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या फिर बोलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 20 फीट 7 इंच। तो इसी तरह से जो हम लोग निकालते हैं कुआं में बिना फीता या रस्सी को डुबाए हुए, ओके, एकदम बाहर से ही काम निकाल लेते हैं। तो ये है भाई कुआं का गहराई ज्ञात करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों यहां पर टॉपिक है वृक्ष की ऊंचाई नापना। भाई वृक्ष का ऊंचाई कैसे नापा जाएगा, वो भी बिना चढ़े हुए, ओके, नीचे से ही हम लोग नापेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई मेरे पास, ओके। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले एक वृक्ष बनाते हैं, ओके, एक यहां पर क्या करेंगे वृक्ष बनाएंगे। ये देखिए एक वृक्ष है, ओके, कुछ इस तरह से, और ये मेरा धरातल है, और इसी का ऊंचाई जो है हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाए, वृक्ष का दोस्तों यहां पर ये टॉप है, टॉप पॉइंट, ओके। देखिए जब जो है मान के चलिए यहां पर सूरज है, जिससे भाई पूरा पृथ्वी जगमग करता है क्या। अब सूरज है, यहां पर एक वृक्ष है, तो इसका कहीं ना कहीं छाया भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो इधर रोशनी अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं छाया जो है इधर बनेगा, सिंपल सी बात है। तो छाया मोटा मोटी हम मान लेते हैं, ठीक है, जो छाया है दोस्तों वो यहां से लेकर के ये यहां तक बनता है, ठीक है, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक बनता है। अब बोलिएगा सर वृक्ष वाला ये वाला पार्ट आ रहा है, हो सकता है कि भाई वो वहां पर दिखने लायक जगह हो, आप वो वाला चोटी देख पा रहे हैं, ओके। या तो अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है तो इसको मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है, आपको समझाना है, क्या समझाना है, कहाँ गया भाई, देखिए ये चोटी है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो है आपको पता करना है, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी। सपोज कीजिए ये पॉइंट है मेरा ए, ये वाला पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो सूरज दोस्तों इधर भाई चमक रहा है, तो इधर कुछ ना कुछ छाया बनेगा। तो छाया का जो मैक्सिमम जो दूरी है वो यहां आ रहा है एट अ टाइम, यानी उसी टाइम जो है हम एक डंडा भी खड़ा करेंगे, ओके, इधर ही कहीं जो है एक डंडा खड़ा करेंगे, हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दोस्तों एक हम डंडा यहाँ पर खड़ा कर दिए, ओके, एक डंडा जिसका हाइट हमको पता है। सपोज कीजिए इसका हाइट जो है 5 फीट है, ओके, कितना है 5 फीट है, इसको खड़ा कर दिए, तो इसका भी कहीं ना कहीं छाया बनेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर छाया बन रहा है, क्लियर, इसका हाइट हमको पता है, ये वाला भी हाइट हमको पता रहेगा जितना भी है, ओके। तो सपोज कि दोस्तों यहाँ पर ए बी सी है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी, ठीक है, क्या मान लेंगे इसको हम, इसको मान लेंगे हम डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, ओके। और यहाँ पर भी 5 को हटा देते हैं, जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर समझा ही देंगे आपको, ओके। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, अगर ये डंडा को हम खड़ा किए हुए हैं तो भाई 90 डिग्री एंगल के साथ, कितना डिग्री एंगल के साथ दोस्तों 90 डिग्री एंगल के साथ। अगर ये भी ब्रिज खड़ा है तो ये भी 90 डिग्री के साथ ही खड़ा रहता है, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। दोनों त्रिभुज को देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या,
हल्का सा छोटा करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज क्या है, ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या देख रहे हैं कि भाई कोण ABC बराबर है EDF के। ठीक है, कोण जो है ABC बराबर है कोण EDF के। ओके, ये कोण बराबर हो गया। साथ में दोस्तों जिस समय, क्योंकि भाई ये दोनों काम हम सेम टाइम कर रहे हैं, ये वाला जो दूरी हम लोग नापेंगे, ये वाला दूरी, ओके, जहां तक छाया का जो मैक्सिमम दूरी होगा, और इसका भी जो मैक्सिमम, इस डंडा का भी छाया कहीं ना कहीं आ रहा होगा, जो मैक्सिमम दूरी होगा, एट अ टाइम मापेंगे। तो वैसे कंडीशन में ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर रहेगा। सिंपल सी बात है, छोटा लीजिए बड़ा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य वही है और छाया जो है उसी से बन रहा है। तो एक समय में एक ही तरह के एंगल यहां पर बनने वाला है। क्लियर? तो यहां पर कुल मिलाकर के दोस्तों, यहां पर कोण ACB, कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण किसके, EFD के, EFD के। जब दो कोण बराबर हो गए तो भाई तीसरा कोण भी, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे A समरूपता से, A समरूपता से या समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। जब दो ट्राइंगल समरूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे कहने का मतलब भाई आप ये नहीं समझिएगा कि भाई हर तरह से एक जैसे, अगर हर तरह से एक जैसा रहता तो उसको हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। और यहाँ पर जो समरूप का जो साइन दिया है, यहाँ पर बराबर का भी साइन रहता है, लेकिन यहाँ पर सर्वांगसम नहीं है, सभी अंग समान नहीं है, केवल समरूप है, एक जैसा देखने में लग रहा है। जैसे ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, इसको हम लोग समरूप कहेंगे, सर्वांगसम नहीं कहेंगे। कुछ इसी तरह का यहाँ पर ट्राइंगल का व्यू बन रहा है। ओके, तो जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो भाई उनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो एक ही अनुपात में होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये जो AB है, AB बटा ED, AB बटा ED, AB बटा ED बराबर हो जाएगा दोस्तों BC बटा DF, BC बटा DF। ओके दोस्तों, तो देखिए धरातल पर हमें ये BC का वैल्यू पता रहेगा, भाई हम छाया का दूरी जो है सो नाप लेंगे। सिंपल सी बात है, ये BC तो भाई धरातल पर नाप ही सकते हैं ना, हमको वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करना है ना बिना चढ़े हुए। ठीक है, ये वाला दूरी तो हम धरातल पर नाप ही सकते हैं, यानी BC हमको पता है। DF, ये वाला भी जो DF जो वैल्यू है, ये भी भाई इस डंडा से कितना छाया बन रहा है ये भी वैल्यू हमको पता है। साथ में दोस्तों ED, ये वाला जो ED है, जो डंडा का ऊंचाई है, ये भी वैल्यू को हम नाप सकते हैं और नाप करके ही डंडा को वहां पर रखे हुए, तो ये भी हमको पता है। हमको पता क्या करना है, वही AB। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का वैल्यू है यहाँ पर हम नाप लेंगे, तो चौथा का निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर AB बराबर में हो जाएगा BC इंटू, उधर चला जाएगा तो जाएगा ED डिवाइडेड में क्या हो जाएगा DF। बस इसी फार्मूला का दोस्तों हमें क्या था, इंतजार था। वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात हो गया। अगर इसी चीज को जो है आपको सेंटेंस में लिखना है तो वृक्ष का ऊंचाई बराबर, वृक्ष का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये BC क्या है, BC वृक्ष की छाया की लंबाई, वृक्ष की छाया की लंबाई गुना ED, ED क्या है, डंडा की ऊंचाई, ED डंडा की ऊंचाई। फिर दोस्तों यहां पर डिवाइडेड बाय DF, DF का है डंडा की छाया, ओहो डंका लिख दिए भाई, डंडा की छाया की लंबाई। बस दोस्तों यही है फार्मूला। ओके,
यानी वृक्ष का अगर ऊंचाई ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं, बस वृक्ष की छाया की लंबाई लीजिए और तुरंत डंडा का ऊंचाई से जो है गुना कीजिए और उसको भाई डंडा से कितना छाया बन रहा है मैक्सिमम उससे डिवाइड कर दीजिए, वृक्ष का ऊंचाई जो है ज्ञात हो जाएगा। सोचिए, बिना चढ़े बिना फीता जो है वहां से झुलकाए कितना इजीली जो है नीचे से ही मेरा काम हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, वृक्ष का ऊंचाई। ओके, जैसे मान के चलो दोस्तों, ये वाला जो लंबाई है, ये वाला लंबाई, ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर से लेते हैं, जो एग्जांपल लेंगे वो, ठीक है। ये वाला लंबाई मान के चले यहाँ पर 60 फीट आया, कितना आया 60 फीट। ओके, 5 फीट का आपने डंडा लिया और ये वाला लंबाई मान के चलिए 15 फीट आया। ओके, 3 लंबाई हमको पता है, वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हाइट पता करना है। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, वृक्ष की छाया की लंबाई, तो कितना है 60 फीट है, तो 60 हो जाएगा गुना डंडा की ऊंचाई, डंडा की ऊंचाई कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय ये डंडा की छाया की लंबाई कितना है 15 है, 15 एकम 15, 15 चौके 60 और यहाँ पर गुना करेंगे 5 चौके 20, यानी कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर जो वृक्ष का ऊंचाई है वो 20 फीट है। तो इस तरह सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, एक देहाती बुद्धि है दोस्तों, हालांकि वो एग्जैक्ट मेथड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान के चलिए वृक्ष है, ओके, सपोज कीजिए कि ये वृक्ष है, ओके, ये धरातल है। अब यहाँ पर आदमी जो है ऐसे झुकेगा, ठीक है, पैर एकदम सीधा होना चाहिए। जब झुकेगा तो इस तरह से झुकना है कि भाई 90 डिग्री, मतलब 45 डिग्री का एंगल बने। अब 45 डिग्री का एंगल आप जैसे बनाइए, या तो पूरा झुक के नीचे पीछे से आप नीचे से देखिए, या फिर जो है यहीं से भाई आप ये जो आप जो वर्टिकल खड़ा हैं आप इस तरह से झुक जाइए कि भाई ये वाला जो आपका स्लोप है वो आपका 45 डिग्री बन जाए। या तो आप ऐसे बनाइए, या तो पीछे से एकदम पूरा झुक करके, अगर झुकने वाला आदमी है, पेट वगैरह नहीं निकला हुआ है, तो भाई सीधे देखिए पीछे से, और 45 डिग्री के आसपास आपको झुकना है। आप तो जानते हैं कि भाई ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, आप 90 डिग्री पर खड़ा है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से झुक जाना है और यहाँ से आपको जो है देखना है उस वृक्ष को, वृक्ष का चोटी देखना है। या फिर जो है आप ऐसे भी झुक करके देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके मान के चलिए यहाँ आपका कमर है, ठीक है, ऐसे करके 45 डिग्री आप झुके हुए हैं, ठीक है, 45 डिग्री, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइन बनेगा यहाँ पर कुल मिला करके 45 डिग्री बनेगा। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पर कोई आदमी है और पीछे से जब देखेगा तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर वो देख रहा है, तो भाई अगर यहाँ से बनाया तो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट दिख रहा है, जब आगे बढ़ा तो ये वाला पॉइंट दिखा, और आगे बढ़ा तो ये वाला पॉइंट दिखा। अब जब यहाँ आ गया वो आदमी, तो भाई ये चोटी जो है उसको दिखने लगा, चोटी उसको दिखने लगा। जब चोटी दिख जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा वही दूरी एक्चुअली वृक्ष का ऊंचाई होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप 40 डिग्री एंगल बना करके झुक करके इस चोटी को आप देख रहे हैं, तो एकदम छू मंतर जैसा जो यहाँ का लंबाई होगा वही लंबाई इस वृक्ष का होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? ये चीज कहीं टपक के नहीं आया है। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 45 डिग्री का, तो आपको एक पता होगा, ठीक है, अगर ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े होंगे, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है b/h, ना p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर थीटा, टेन थीटा, थीटा मतलब एंगल कितना है, 45 डिग्री बन रहा है। और जब इस एंगल के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं तो इस सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये तो हाइपोटेनियस है। तो टेन 40 डिग्री बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस b को अगर इधर से हम गुना कर दें, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो कुल मिलाकर के b ही आएगा, तो b बराबर में p हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल अगर 45 डिग्री हो तो ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाता है। और वही वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पर लाया गया है। तो भाई 40 डिग्री आप झुक पाते नहीं झुक पाते हैं, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। क्लियर? अगर 40 डिग्री के साथ अगर आप झुक रहे हैं और काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप जैसे ही 45 डिग्री बनाइए और कोई दिक्कत नहीं है, आपका अनुभव कर देगा, क्योंकि भाई आप 90 डिग्री पर खड़ा है, बस आधा ही तो, मतलब उसको आधा ही तो करना है, 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री,
तो उसके आधार पर जैसे आप देखेंगे, मान के चलिए आप ऊपर से ही देख रहे हैं तो जो आपका हाइट जो होगा, ठीक है, वो फिर ऐड होगा, जो आपका नीचे हाइट जो एक्स्ट्रा में रहेगा। चलिए, तो ये तो भाई आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, 2-4 फीट का 2-3 फीट का अंतर हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ओके, कि आप किस तरह से 45 डिग्री बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो दोनों टॉपिक जो है बारीकी से मैंने क्लियर किया, कुआं की गहराई ज्ञात करना, साथ में जो है वृक्ष का ऊंचाई नापना। अगर आपने देखा इस वीडियो को तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने, अभी मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।